बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है आरोह और आरोह के अंतर्गत हम गद्य खंड का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा अध्याय है 6। 5 अध्याय तक हम पढ़ चुके हैं और हमारे आज के लेखक हैं कृष्णनाथ। आज हम स्पीति में बारिश इनके द्वारा लिखा गया ये यात्रा वृत्तांत है जिसके बारे में जानेंगे। उससे पूर्व में बच्चों हम लेखक परिचय और पाठ का परिचय जो हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में स्पीति में बारिश आया है उसके बारे में पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे, फिर हम पाठ के बारे में जानेंगे कि पाठ में क्या आया है। तत्पश्चात हम ये यात्रा वृत्तांत पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो देखो बच्चों, कृष्णनाथ जी ने एक कृति लिखी थी लद्दाख में राग विराग, उससे ये पंक्तियां ली गई है। चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं, इसलिए तपस है, धुआं है यानी इच्छा है और जान लेने की, पहचान लेने की। देखो कृष्णनाथ जी ये कहते हैं अपने लद्दाख में जो राग विराग उन्होंने लिखा है उसमें से ये जो पंक्तियां ली गई है कि चलते चलते अंत नहीं, चलते रहो, चलने का कहीं कोई अंत नहीं है। हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है? गोल है, जिसका कहीं कोई अंत नहीं है और अंत के बिना छुटकारा नहीं है। जब तक अंत नहीं आएगा तो हम उससे छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते, यानी हम समाप्ति की ओर नहीं जा सकते। इसलिए तपस है, तपस का अर्थ है यहाँ ताप है, गर्मी है, और गर्मी है यानी ताप है तो धुआं भी है। अब ये तपस का अर्थ है यानी इच्छा है। तपस का अर्थ क्या है? इच्छा। और धुआं का अर्थ है जान लेने की, पहचान लेने की, यानी हम इस धरती पर यदि घूमते रहें तो उसका कोई अंत नहीं है और हमारी इच्छाओं का भी कोई अंत नहीं है। हम घूमते घूमते बहुत सारी चीज़ों को जान लेते हैं और फिर आगे आगे हमारी इच्छाएं क्या, हम जिज्ञासु होते हुए चले जाते हैं। तो लद्दाख में राग विराग में चली गई ये पंक्तियां कृष्णनाथ जी के अनुसार चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं, इसलिए तपस है, धुआं है। तपस का अर्थ है इच्छा है और जान लेने की, पहचान लेने की। किस चीज की इच्छा है? जानने की और पहचानने की। बच्चों अब हम लेखक परिचय जानेंगे। कृष्णनाथ जी, इनका जन्म सन 1934 में यानी आज़ादी से पूर्व में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। वाराणसी को हम बनारस भी कहते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली, हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन। देखो इन्होंने इतनी रचनाएं लिखी थी। लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। यानी ये पहले तो ये हिंदी में रचनाएं करते थे और धीरे धीरे ये बौद्ध धर्म में प्रवृत्त होते हुए चले गए। हिंदी और अंग्रेजी में इनकी कई पुस्तकों का संपादन भी हुआ है और इनको साहित्य के क्षेत्र में लोहिया सम्मान से सम्मानित किया गया है। बच्चों 2016 में इनकी मृत्यु हुई। कृष्णनाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए और उसके बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। देखो कृष्णनाथ जी थे, उनका व्यक्तित्व, उसके कई सारे पहलू हमें यहाँ दिखाई देते हैं। पहले यह क्या कर रहे थे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में इन्होंने एमए किया, यानी आंकड़ों की दुनिया में इन्होंने एमए किया। फिर इनका झुकाव समाजवादी आंदोलन की तरफ चला गया, यानी कि जो स्वतंत्रता का आंदोलन था, समाज का जो आंदोलन था, किनके प्रति? अंग्रेजों के प्रति, उसकी तरफ हो गया। और उसके बाद में ये बौद्ध दर्शन की ओर चले गए। बौद्ध दर्शन यानी बौद्ध धर्म की तरफ इनका ध्यान चला गया। इन्होंने वज्रयान संप्रदाय में बहुत कुछ लिखा है। तो देखो बच्चों, इनके व्यक्तित्व के 3 पहलू तो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बौद्ध दर्शन में इनकी गहरी पैठ है, वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। बौद्ध दर्शन में उनकी बहुत अच्छी जानकारी है और वे अर्थशास्त्र के भी विद्वान थे क्योंकि उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया था और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के वो प्रोफेसर भी रहे। किसके? अर्थशास्त्र के। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा। देखो बच्चों, कृष्णनाथ जी थे ये प्रोफेसर भी रहे। इसके अलावा अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पे उनका बहुत अच्छा अधिकार था और दोनों ही भाषाओं में उन्होंने पत्रकारिता का काम किया।
हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना की संपादक मंडल में वे कई साल तक रहे और अंग्रेजी के मैनकाइंड, अंग्रेजी का क्या नाम था, मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन किया। ये दो पत्रिकाएं थी। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना, क्या नाम था उसका, कल्पना, उसके संपादक की जो संपादक मंडल में वो क्या रहे, कई साल तक रहे। और अंग्रेजी के मैनकाइंड पत्रिका थी, उसमें उन्होंने कुछ वर्षों तक संपादन का कार्य भी किया। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। देखो बच्चों, सबसे पहले वो अर्थशास्त्र का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, फिर वो समाजवादी पत्रकारिता के आंदोलन से जुड़ गए और उसके बाद में वो इन सब से जुड़ते जुड़ते और आगे चलते चलते बौद्ध दर्शन की ओर चले गए, यानी बौद्ध धर्म में प्रवृत्त हो गए। भारतीय और तिब्बतीय आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्र यानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। भारतीय और तिब्बती आचार्यों, तिब्बत है जो भारत और चीन के बीच में है बच्चों, वहां पर क्या है, बौद्ध धर्म बहुतायत में, वहां के सब लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। उनके बड़े बड़े आचार्यों के साथ बैठ करके उन्होंने नागार्जुन के दर्शन यानी नागार्जुन के साथ द्वारा लिखा गया दर्शन शास्त्र और वज्र यानी परंपरा यानी बौद्ध धर्म की, आपने इतिहास में पढ़ी होगी, दो परंपराएं हैं, महायान और वज्रयान, तो इन्होंने वज्र यानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। भारतीय चिंतक जी कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ जी भी उसमें शामिल थे। हमारे यहाँ एक भारतीय विद्वान, भारतीय चिंतक या भारतीय दर्शन शास्त्र भी हम उन्हें कह सकते हैं, भारतीय दर्शन शास्त्री या भारतीय चिंतक जी कृष्णमूर्ति थे। जब वो बौद्ध विद्वानों के साथ बैठे और उन्होंने चिंतन शुरू किया, यानी उनके साथ वार्तालाप शुरू किया, उनके साथ मतलब बैठ करके जब कुछ सोचना शुरू किया, तो उस सभा में कौन थे, कृष्णनाथ भी उनके साथ शामिल थे। तो इससे पता चलता है कृष्णनाथ जी बहुत बड़े चिंतक थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफी कुछ लिखा है। इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई, इसलिए वो यायावर हो गए। देखो बच्चों, अर्थशास्त्र का अध्ययन किया, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे, पत्रकारिता से जुड़े, हिंदी और अंग्रेजी पत्रकारिता से जुड़े, उसके बाद वो बौद्ध दर्शन में क्या हो गए, लीन हो गए। लेकिन बौद्ध दर्शन पर भी कृष्णनाथ जी ने काफी कुछ लिखा, उनका अध्ययन भी किया और बड़े बड़े आचार्यों के साथ बैठ करके चिंतन मनन भी किया। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी कृष्णनाथ जी को संतोष नहीं हुआ और उनकी सृजन आकांक्षा, सृजन यानी लिखने की जो आकांक्षा थी, लिखने की जो उनकी इच्छा थी, वो पूरी नहीं हुई, इसलिए वो यायावर हो गए। यायावर का मतलब घुमंतु हो गए। क्या हो गए, घुमंतु, यानी एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करना उनके जीवन का उद्देश्य हो गया। यानी वो घूम घूम करके सारी यात्रा वृतांत लिखते थे। बच्चों, हम कहीं जहाँ जाते हैं घूमने करने, तो वहाँ के बारे में जो जो चीज़ें देखते हैं हमारे दिमाग में वो चलती रहती है। कई लोग होते हैं वो उसको कागज़ पर उतार देते हैं और कई होते हैं जो कुछ समय बाद भूल जाते हैं। लेकिन जो कृष्णनाथ जी थे वो क्या थे, उन्होंने जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें देखी उनका इतिहास को जाना और उस इतिहास को उन्होंने पन्नों पर उतार दिया। यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी और दूसरी सांसारिक अर्थ में। यायावरी का मतलब है मतलब घूमना फिरना उन्होंने वैचारिक धरातल पर किया, यानी अपने विचारों के धरातल पर वो घूमते रहे और दूसरे सांसारिक अर्थों में, यानी दो तरह से वो घूमे। कैसे, जैसे उन्होंने कहीं की यात्रा की और वो यात्रा करते रहे और उनके जो जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें उन्होंने देखी, उनका इतिहास उन्होंने जाना, उसको अपने विचारों में लाते रहे। यानी दो तरह से उन्होंने यात्रा की। सांसारिक रूप से तो वो घूम ही रहे थे धरती के ऊपर, लेकिन उन्होंने जितनी भी घुमाई की या जहां जहां वो घूमे उन सबको अपने वैचारिक धरातल में उन्होंने समाहित कर लिया। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को फिर से जब उन्होंने यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृतांत जैसी विद्या अनूठी विलक्षणता से भर गई। देखो, उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की। कहाँ की यात्रा शुरू की, हिमाचल प्रदेश की जो हिमालय है उसकी यात्रा शुरू की और उन स्थलों को फिर से जब उन्होंने यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया। किस में बांधना शुरू किया, शब्दों में। मतलब मैं आपको बता रही हूँ उन्होंने दो तरह से यात्रा की, यानी वो सांसारिक रूप से धरातल पे घूम रहे थे, इसके अलावा वैचारिक रूप से भी घूम रहे थे। यानी उन्होंने अपने विचारों में सब कुछ जाना उस जगह के बारे में और उसको क्या किया, पन्नों पर शब्दों के रूप में उतारा। तो यात्रा वृतांत जैसी विद्या अनूठी विलक्षणता से भर गई, यानी कि उनका लिखा हुआ जो यात्रा वृतांत था वो क्या हुआ, अनूठी विलक्षणता से भर गया। यानी उनका लिखा हुआ इतना अच्छे शब्दों में था कि उसको पढ़ते पढ़ते हमें ऐसे लगता है मानो हम उस जगह पर घूम रहे हों। कृष्णनाथ जहां की यात्रा करते वहां वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते बल्कि एक तत्ववेता की तरह वहां का अध्ययन करते चलते। मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रही हूँ कि वो वैचारिक
धरातल पर भी चलते थे, सांसारिक धरातल के साथ साथ, कि कृष्णनाथ जहाँ की भी यात्रा करते थे वहाँ केवल पर्यटक नहीं होते। आज हम घूमने फिरने जाते हैं, पर्यटकों की तरह चीजें देखी, फोटो खींची और वापस आ जाते हैं, लेकिन कृष्णनाथ जी ये सब नहीं करते थे। वो हर चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे कि ये चीज यहाँ कैसे बनी, यहाँ का भौगोलिक स्वरूप कैसा है, यहाँ का प्राकृतिक स्वरूप कैसा है, इन सब चीजों के बारे में, यहाँ वहाँ के इतिहास के बारे में वो जानकारी प्राप्त करते थे। एक तत्ववेता की तरह वे वहाँ का अध्ययन करते हुए चलते थे और उसे अपने विचारों को अपने दिमाग में रख करके और शब्दों के रूप में कागज पर उतारते थे। पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते, बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उघाड़ती हैं। वो केवल शुष्क अध्ययन नहीं करते थे कि ऊपरी ऊपरी बाहरी बाहरी दिखावा देखा, फोटो खींची और वापस आ गए। वो क्या करते थे, वो उस स्थान से जुड़ी स्मृतियों को उगाड़ते हैं, यानी वो उस स्थान से जुड़ी हुई जो यादें हैं उन यादों को प्राप्त कर लेना चाहते थे, उनमें समाहित हो लेना चाहते थे, यानी वो जान लेना चाहते थे कि ये चीज़ कहाँ से, कैसे, किस प्रकार बनी, ताकि वो उसकी जानकारी अपने शब्दों के द्वारा सारी पब्लिक को यानी जनता को दे सके। ये वे स्मृतियां होती है जो इतिहास के प्रभाव में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई है, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है। देखो बच्चों, कई बार क्या होता है, इतिहास में बहुत सारी चीजें हो जाती है जो उसी में दफन हो जाती है और हमको कुछ मालूम नहीं होता। हमारा भारत का इतिहास है, हमें संसार की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ भारत की बात करेंगे। हमारे भारत का इतिहास आज भी ऐसा है जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं है। जहाँ की यात्रा इन्होंने लिखी है कृष्णनाथ जी ने, उसकी यात्रा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये वो कृष्णनाथ जी कह रहे हैं, ये वो स्मृतियाँ होती है, यानी ये वो यादें होती है जो इतिहास के प्रभाव में से स्थानीय होकर रह जाती है, यानी जिनके बारे में हमको पता ही नहीं चलता और वे वहीं की वहीं होकर के समाप्त हो जाती है, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है। यानी कि कोई भारत की ऐसा इतिहास है जो संपूर्ण भारत से उसका रिश्ता तो रहा, लेकिन वो उनसे थोड़ी सी जुड़ी हुई होने के बावजूद भी कटी रही और उसके बारे में पूरी भारत की जनता को या पूरे देश को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, क्योंकि जब तक जाकर के हम उसके बारे में बताएंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक सबको पता नहीं चलेगा। तो कृष्णनाथ जी ने क्या किया, उन्होंने जगह जगह की यात्राएं की और उन यात्राओं के बारे में जो उनकी स्मृतियां थी यात्राओं की, उनको सबको पन्नों पर उकेर दिया। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृति सी स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो कि वे आए, उसे देखें और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाएं। देखो, स्पीति की यात्रा जो अपन पढ़ेंगे उसके बारे में है कि पहाड़ के किसी छोटे शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृति सी, विस्मृति मतलब जो भूली हुई सी है, जिसको लोग भूल गए हैं, उस याद को मानो, वो याद क्या है, वो कृष्णनाथ जी की मानो प्रतीक्षा कर रही थी कि वो यहाँ आए, उसे देखे और उसे लिख करके जनमानस तक फैलाए। कृष्णनाथ के यात्रा वृतांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। देखो, कृष्णनाथ जी का जो क्या था, यात्रा वृतांत था, वो स्थान विशेष से जुड़े होने के कारण, यानी किसी जगह विशेष से उनका जो यात्रा वृतांत है वो जुड़ा होता था, होकर भी वो क्या है, भाषा, इतिहास और पुराण का संसार समेटे हुए। यानी ऐसा नहीं है उन्होंने जो देखा उसको लिख दिया, उन्होंने वहाँ की भाषा को जाना, वहाँ जो हमारी पौराणिक जो हमारे पुराण हैं उनके बारे में और इतिहास के बारे में, उन सबको जान करके फिर सबको समेट करके एक साथ शब्दों के रूप में उन्होंने लिखा। तो जब उनका लिखा हुआ पाठक जब पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस करते हैं मानो वो खुद यात्रा कर रहे हैं। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं, वे भी अगर कृष्णनाथ की यात्रा वृतांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। मान लो हम हिमाचल गए और हम शिमला घूम करके आए और शिमला देख करके हम पर्यटक की तरह घूम कर आ गए, लेकिन यदि शिमला का यात्रा वृतांत हम कृष्णनाथ जी का लिखा हुआ पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा हम वहाँ बहुत कुछ छोड़ करके आ गए, हम केवल ऊपरी दिखावा करके आए हैं, क्योंकि हमें पता चलेगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ इतिहास को जाना है और कहाँ कहाँ कौन सी नई चीज को जाना है। अब हम उनके लिखे हुए को यात्रा वृतांत को पढ़ेंगे तो हमें कुछ नया ही प्राप्त होगा। और देखो, उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ के यात्रा वृतांत को पढ़कर वह पूरी हुई। यानी जो पर्यटक पहले घूमने गया है और उसी जगह का यात्रा वृतांत कृष्णनाथ जी का लिखा हुआ जब पढ़ता है तो उसे महसूस होता है कि वो जो यात्रा करके आया है उसकी यात्रा अधूरी थी। आज जब उसने कृष्णनाथ जी का यात्रा वृतांत पढ़ा है तो उसकी यात्रा पूरी हुई है। इससे पता चलता है कृष्णनाथ जी जहाँ की भी यात्रा किया करते थे वो पूरे ही इतिहास और उससे जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में पूरा लिखा करते थे और लिखने के इस तरह लिखा करते थे मानो कोई शब्द चित्रों शब्दों को पढ़ते हुए जो पाठक होता था उसे ऐसा महसूस होता था मानो वह उस जगह की यात्रा कर रहा हो।
देखो बच्चों, जो हमारा आरोह पाठ्य पुस्तक में पाठ आया है स्पीति की यात्रा, उसके बारे में हम पहले पाठ का सार देखेंगे। स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृतांत है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है और यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। देखो, पर्वतीय स्थल बहुत सारे हैं, भारत में भी बहुत सारे हैं और संसार में भी बहुत सारे हैं। तो स्पीति जो एक जगह है, ये स्पीति में बारिश अपने पाठ का नाम है। स्पीति में जो बारिश जो पाठ है एक यात्रा वृतांत है। स्पीति जो है हिमाचल के मध्य में स्थित है, यानी हिमाचल प्रदेश है उसके बीच में ये स्थित है और यह स्थान अपनी भौगोलिक यानी धरती की जो आकृति बनी हुई है वहां पर स्पीति में, उसके बारे में एवं प्राकृतिक विशेषताओं यानी वहां की प्रकृति कैसी है, उन विशेषताओं के कारण ये अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है। यानी स्पीति का जो यात्रा वृतांत है, स्पीति में जो बारिश है, उस जो पाठ है उस पाठ में लेखक ने स्पीति की जनसंख्या कितनी है, वहाँ की ऋतु कैसी होती है, वहाँ कौन कौन सी फसलें होती है और वहाँ की जलवायु कैसी होती है और वहाँ का भौगोलिक वातावरण कैसा है, उसका वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। यानी ये सारी चीजें, जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु और भूगोल का जो वर्णन है, ये एक दूसरे से संबंधित है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों की कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। यानी जो स्पीति में बारिश जो पाठ है, उस पाठ का जो यात्रा वृतांत है, उसमें दुर्गम क्षेत्र में स्पीति, दुर्गम क्षेत्र स्पीति यानी वहां जाना ही बहुत मुश्किल है, रहने वाले लोगों का जो कठिनाई भरा जीवन है, उसके बारे में भी पाठ में वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसी स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। देखो बच्चों, आजकल क्या है, आप हिमाचल की तरफ जाओगे तो लोग रोहतांग दर्रे की तरफ और आगे लाहौल स्पीति की तरफ कुछ पर्यटक ऐसे होते हैं, कुछ युवा जो उत्साही होते हैं, जो ट्रैकिंग करते हैं, जो पहाड़ों के ऊपर चलते हैं या पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वो मोटरसाइकिल यानी बाइक लेकर के वहाँ ऊपर आगे तक जाते रहते हैं। तो वो जब वहाँ स्पीति तक पहुँचते हैं तो वहाँ के पर्यावरण को वो बदल सकते हैं। ठंडे रेगिस्तान जैसी स्पीति के लिए उनका वहाँ आना, ठंडा रेगिस्तान स्पीति इसलिए है क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ हरियाली नहीं है, इसलिए उसे ठंडा रेगिस्तान कहा गया है। और इन युवा पर्यटकों का वहां पहुंचना बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। देखो बच्चों, अब हम पाठ को जानेंगे स्पीति में बारिश। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। स्पीति जो जगह है वो लाहौल स्पीति एक जिला है हिमाचल प्रदेश का। बच्चों, अब तो क्या है, पहले जब कुल्लू से जब वहां जाया करते थे स्पीति तक, तो पूरा पहाड़ों के बीच में से रास्ता बना रखा था। रोहतांग दर्रा एक बीच में पड़ता है, उसको पार करके वहां जाना पड़ता था। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से वहां एक सुरंग बना दी गई है जो कुल्लू से लेकर के और लाहौल स्पीति तक है, उसमें से अब आराम से जाया जा सकता है। तो पहले जो मार्ग था वो बहुत कठिन मार्ग था। तो स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है। लाहुल और स्पीति, देखो बच्चों, है तो ये लाहौल जिला और उसमें स्पीति एक तहसील है, लेकिन उस पूरे जिले का जो नाम है वो है लाहौल स्पीति। उसमें बहुत सारी और भी तहसीलें होंगी, लेकिन उसका जो लाहौल जिले का नाम है वो स्पीति के साथ में जुड़ा हुआ है। इसमें बहुत योग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। जो स्पीति जो जगह है, जो लाहौल जिले की जो तहसील है, उसमें क्या है, ऊंचे दर्रे यानी बड़ी बड़ी घाटियां हैं और कठिन रास्ते हैं, पहाड़ों के बीच में गहरी गहरी खाइयां हैं। उसके कारण इतिहास में भी इसका जो इतिहास में इसका योग बहुत ज़्यादा नहीं है। लोगों ने इतिहास में इसका बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं किया है, क्योंकि कोई वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया तो इसके बारे में ज़्यादा लिख नहीं पाया। अलंग्य भूगोल यहाँ के इतिहास का एक बड़ा कारक है। देखो बच्चों, स्पीति तो आपको पता चला गया हिमाचल प्रदेश की एक तहसील है और अलंगे का अर्थ है जिसे लांघा न जा सके, यानी जिसके पार नहीं जाया जा सके। अलंग्य भूगोल यानी जिसके पार नहीं जाने जा सके, ऐसी भौगोलिक स्थिति वाला यह क्या है, एक तहसील है। यहाँ का एक इतिहास बड़ा ही कारक है। कारक माने करने वाला है। यहाँ का इतिहास है जो बहुत ही कुछ करने वाला है, यानी बहुत कुछ हमको बताने वाला है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए, देखो अब संचार के साधनों में बहुत सुधार हो गया है,
चारों तरफ इंटरनेट फैल गया है, सड़कें बन गई है, लेकिन आज भी जो स्पीति है उसमें जो रहने वाले लोग हैं और जो लाहौल में रहने वाले लोग हैं वो आपस में वायरलेस सेट के जरिए बात करते हैं। वायरलेस सेट होता है ना, बेतार का तार, आपने देखा होगा कई बार मिलिट्री वालों के, पुलिस वालों के पास एक डिब्बा सा होता है जिसमें एंटीना सा निकला होता है, हलो हलो करके बोलते हैं, वो वायरलेस सेट होता है। तो लेखक कहते हैं अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है तब भी लाहौल स्पीति का योग यानी लाहौल का और स्पीति का जो मिलना है, लाहौल और स्पीति के लोग जब आपस में मिलते हैं तो किसके जरिए मिलते हैं? वायरलेस सेट के जरिए, जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है कि वहां पर स्पीति में दो जगह है, केलंग और काजा। तो केलंग में क्या है? राजा बैठता है, और काजा में कौन बैठता है? काजा में राजा का सूबेदार बैठता है। यानी स्पीति का जो एरिया है उसमें केलंग है जो राजा है, और स्पीति के उसी एरिए में क्या है? काजा नाम का, केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है, और काजा वहां से 170 मील दूर है। तो जो वायरलेस सेट है, जो केलंग और काजा के लोग आपस में बातचीत करते हैं, वो वायरलेस सेट के मध्य से करते हैं। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है। स्पीति के हिस्से में यानी स्पीति में केलंग राजा बैठता है, और उसका जो एक हिस्सा है जहां पर उसने सूबेदार को नियुक्त कर रखा है, उस केलंग के बादशाह यानी राजा को हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं काजा का जो सूबेदार है उसकी अवज्ञा यानी कुछ विद्रोह तो नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ कुछ जनता को भड़का तो नहीं रहा है। इसलिए वो क्या करता है, वहाँ 170 मील की दूरी है, जा तो सकता नहीं है, क्या करेगा वो वायरलेस सेट के जरिए बातचीत करते रहते हैं। आगे देखो, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला, लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है? वसंत में 170 मील आना जाना कठिन है, शीत में प्राय असंभव है। देखो बच्चों, इसको दोबारा से समझो कि जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है वायरलेस सेट, फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है, लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है? वसंत में 170 मील आना जाना कठिन है, और शीत में प्राय असंभव है। स्पीति में केलंग और काजा दो जगह है। केलंग में राजा बैठता है, और काजा में उसने अपना एक सूबेदार छोड़ रखा है। अब केलंग के बादशाह को क्या है? हमेशा ये डर लगा रहता है कहीं सूबेदार बगावत नहीं कर दे यानी विद्रोह नहीं कर दे, इसलिए वो क्या करता है? वो वायरलेस सेट से उससे बातचीत करता रहता है। कारण क्योंकि केलंग और काजा के बीच में है तो केवल 170 मील की दूरी। 170 मील की दूरी बहुत ज्यादा नहीं होती है बच्चों, लेकिन पहाड़ी और दुर्गम रास्तों पर 170 मील की दूरी बहुत अधिक मानी जाती है। तो इतनी दूर आना जाना, वसंत में भी जब 170 मील दूर तक आ जा नहीं सकते हैं, तो शीत ऋतु यानी सर्दी के जो दिन होते हैं उनमें तो वहां आना जाना प्राय असंभव ही रहता है। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। प्राचीन काल में यानी जो पुरातन काल है, उस काल में स्पीति जो जगह है वो भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है, यानी जिसका कहीं कोई नाम नहीं रहा। कभी ये किसी के हिस्से में आ गई, कभी किसी के हिस्से में आ गई। लोगों ने ज़्यादा इसकी तरफ यानी जो राजा बादशाह जो भी आए उन्होंने ज़्यादा स्पीति की तरफ ध्यान नहीं दिया। और जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही, यानी जब अंग्रेजों का राज आया और अंग्रेजों के राज में जब राजाओं के राज टूटने लगे, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, राजाओं के राज टूटने लगे और राजाओं के राज टूट गए, अंग्रेज चले गए, उसके बाद भी यानी अंग्रेजों के राज में भी और जब अंग्रेज यहाँ से चले गए उसके बाद भी यह क्या रही? स्वतंत्र रही, यानी स्पीति अपने आप में एक स्वतंत्र तहसील रही। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल में, कभी तो इसको लद्दाख मंडल में शामिल कर लिया गया क्योंकि हिमाचल और जम्मू कश्मीर दोनों बच्चों, यहाँ अगर जम्मू कश्मीर है तो यहाँ हिमाचल है, यहाँ जम्मू कश्मीर से जस्ट नीचे ही बिल्कुल हिमाचल है। तो जहाँ पर ये स्पीति है वहाँ कभी तो इसको क्या कर लिया गया, कभी तो इसको जम्मू कश्मीर में शामिल कर लिया गया, कभी इसे किसमें? हिमाचल प्रदेश में यानी लद्दाख मंडल, और कभी कश्मीर मंडल, और कभी बुशहर मंडल, और कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत ये रही है। यानी जो स्पीति तहसील है, स्पीति तहसील है, ये या तो लद्दाख मंडल जो लद्दाख अब जिला बन गया है जो कश्मीर में ऊपर की तरफ है, या तो उसमें रही है, या कभी कश्मीर मंडल में नीचे जो कश्मीर का हिस्सा है उसमें
इसको रख लिया गया, कभी बुशहर मंडल, ये भी कश्मीर के आसपास ही है, और कभी कुल्लू मंडल यानी जो हिमाचल प्रदेश का मंडल है। वैसे इसका जो बिल्कुल सीधा रास्ता है वो हिमाचल प्रदेश से है बच्चों। लाहौल स्पीति अगर आप कभी जाना चाहो तो कुल्लू से जो सीधा रास्ता रोहतांग दर्रा होते हुए वो लाहौल स्पीति का रास्ता है। तो कभी इसे कुल्लू मंडल में रखा गया और कभी ब्रिटिश भारत के तहत ये रही। तहत का मतलब अंतर्गत, यानी ब्रिटिश भारत ने इसे, अंग्रेजों ने अपने अंतर्गत इसको रखा। तब भी प्राय स्वायत्त रही, यानी जब शुरू से ही स्पीति तहसील है जो स्वायत्त यानी स्वतंत्र रही। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सृजी है। सृजी है मतलब सृजन किया है। इसको प्राकृतिक रूप से ही ये वरदान है कि ये स्वतंत्र रहेगी, नहीं तो कोई भी राजा इसको अपने अंडर में ले सकता था और अपने अंडर में लेकर के इस पे अपना राज चला सकता था। लेकिन प्रकृति का इसको वरदान ऐसा है कि इसकी भौगोलिक स्थितियां ही ऐसी है कि कोई वहां तक बहुत जल्दी से पहुंच नहीं पाता है, इसलिए ये सदैव से ही क्या हुई है, स्वतंत्र रही है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है। भूगोल इसकी रक्षा कैसे करता है? इसकी भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं, यानी इसके ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जाने के दुर्गम रास्ते हैं, वो ही इसकी रक्षा करते हैं। यहाँ के लोग स्वतंत्र, सदैव स्वतंत्र रहे हैं। और भूगोल ही इसका संहार भी करता है। और भूगोल ही संहार का मतलब इसका विनाश कर देता है। बड़े बड़े जो पहाड़ हैं जिन पे बर्फ गिरती है और बहुत सारी प्रकृति जो है वहाँ पर हरियाली नहीं है, तो भूगोल ही क्या है, इसका संहार भी, इसका विनाश भी कर देता है और भूगोल ही इसकी रक्षा भी करता है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते जाते वह अल्प वसंत बीत जाता था। हरकारा मतलब संदेशवाहक, यानी कोई राजा का, जैसे केलंग का राजा यहाँ बैठता था, किसी दूसरे राजा का हरकारा यानी संदेशवाहक जब तक केलंग पहुंचता, स्पीति में पहुंचता, तब तक वह अल्प वसंत बीत जाता था। अल्प यानी बहुत थोड़ा, अल्प का मतलब थोड़ा वसंत, तो उसमें निकल जाता। शीत ऋतु में आ जा नहीं सकते थे और वसंत के महीने बहुत कम हुआ करते थे। वसंत का मतलब ऐसी ऋतु वहाँ आती है 2 या 3 महीने के लिए जिसमें ठंड भी कम होती है और गर्मी का तो वहाँ नामो निशानी नहीं है। बाकी पूरे 8-9 महीने वहाँ तेज सर्दी पड़ती है। तो कोई हरकारा या संदेशवाहक वहाँ आता तो उसके आते आते अल्प वसंत यानी थोड़ा बहुत वसंत निकल जाता, फिर वो बेचारा वापस भी जाता था। तो कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तुपचिलिंग गोनपा में मैंने देखा था। देखो बच्चों, यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं, कभी कोई जोरावर सिंह जैसा। जोरावर सिंह एक आक्रमणकारी राजा था और उसने स्पीति के ऊपर आक्रमण किया, तो स्पीति का तरीका वही था। क्या तरीका था स्पीति का? वहाँ के लोग प्रतिकार नहीं करते थे, यानी कि छुप छुप कर अपनी जान बचा लेते थे, लेकिन प्रतिशोध नहीं लेते थे और प्रतिकार भी नहीं करते थे, यानी पलट करके जवाब नहीं देते थे। तो लेखक कह रहे हैं तो स्पीति का तरीका वही था जो तुपचिलिंग गोनपा में मैंने देखा था। ये तुपचिलिंग गोनपा कोई जगह होगी, वहां जो मैंने तरीका देखा वही तरीका स्पीति के लोगों का था। जब डायनेमाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदस कर, आंख बंद कर चांगमा का तना पकड़ या एक दूसरे को पकड़ कर बैठ गए। देखो बच्चों, इनके अंदर प्रतिशोध की भावना नहीं है, वहां जो लोग रह रहे हैं प्रतिकार की भावना नहीं है। यानी जब पहाड़ों को तोड़ने के लिए, डायनेमाइट किस लिए प्रयोग किया जाता है? पहाड़ों को तोड़ने के लिए एक विस्फोटक होता है जिसे पहाड़ों के बीच में लगा देते हैं और उससे पहाड़ को उड़ा देते हैं ताकि आने जाने के रास्ते बन जाएं। जब पहाड़ों का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदस कर, लाहुली मतलब लाहुल का निवासी, लाहुल स्पीति एक नाम है पूरा, लाहुल जिले में स्पीति तहसील है, तो लाहुल स्पीति यानी लाहुल का निवासी जो है वो क्या किया, हदस कर यानी सहम गया। क्या हो गया? सहम करके उसने क्या किया, आंख बंद कर ली और चांगमा क्या होता है? एक पहाड़ी पेड़ होता है बच्चों, उस पहाड़ी पेड़ का तना पकड़कर एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। लेकिन उन्होंने प्रतिशोध लेने या प्रतिकार की भावना उनके अंदर नहीं थी, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम इन पहाड़ों को मत तोड़ो। आगे देखो बच्चों, जब धमाका गुजर गया डायनेमाइट का तो फिर डरते डरते आंख खोलकर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। उसने स्पीति को और वहां के विहारों को लूटा। यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। देखो बच्चों, जब डायनेमाइट का धमाका गुजर गया तो डरते डरते वो लोग आंख खोल करके, पहले वो चांगमा जो पेड़ था उसको चिपक गए लोग आकर के एक दूसरे को पकड़ करके। जब पहाड़ों में विस्फोट होना है बच्चों, पत्थर दूर दूर तक उछलते हैं, कब किसके घर टूट जाए, कब किसकी जान चली जाए, कुछ पता नहीं चलता है। तो ये सब जब धमाका गुजर गया तो उन लोगों ने, बेचारों ने डरते डरते आंख खोली और खोल करके उठ के पुनः अपने जीवन में लग गए। जोरावर सिंह एक आक्रमणकारी ने जब स्पीति के ऊपर आक्रमण किया तो लोग उस समय स्पीति के घर छोड़ करके भाग गए, क्योंकि
उन्हें डर लग रहा था। स्पीति में बहुत सारे बौद्ध विहार बने हुए हैं, उन विहारों को जोरावर सिंह ने खूब लूटा और यह अप्रतिकार मतलब विरोध न करना और बदला न लेना, यानी वहाँ के लोगों के मन में अप्रतिकार की भावना है, वो प्रतिशोध नहीं करते हैं और उन्होंने उनका शायद अप्रतिकार स्पीति की सुरक्षा की पद्धति मतलब उनका यही नियम है कि वो कभी किसी से प्रतिकार नहीं लेते हैं और इसी के द्वारा वो सुरक्षित बने रहते हैं। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। देखो लाहौल स्पीति एक चीज़ है, तो स्पीति क्या है, तहसील है, यहाँ पर जनसंख्या है जो लाहौल जिला है उससे बहुत कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 लोग वहाँ रह रहे थे। 1901 में स्पीति में 3231 लोग थे और 1971 की जब जनगणना हुई तो उसके अनुसार 7196 लोग थे, यानी 1 से लेकर 71 साल तक में केवल कितने लोग बढ़े, 4 से 5000 लोग वहाँ केवल बढ़े। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला है जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। देखो स्पीति जो तहसील है जो लाहौल जिले में, उसका कोई अलग से अपना एक एरिया नहीं है, उसकी कोई लंबाई चौड़ाई उन्होंने नापी नहीं है। ये क्या है, लाहौल जो जिला है उसके साथ ही स्पीति की लंबाई चौड़ाई जो वर्ग किलोमीटर में नापी है वो है 12,115 वर्ग किलोमीटर और स्पीति का कोई अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। स्पीति तहसील का अलग से कोई एरिया नहीं है। इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार, इंपीरियल गजेटियर ये क्या है बच्चों, ये ऑक्सफोर्ड की द्वारा जो लिखी हुई बुक्स होती है वो बुक्स है ये, उस बुक के अंदर यानी उस पुस्तक के अंदर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। देखो इसको ध्यान से देखो, इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार, ये एक पुस्तक है ऑक्सफोर्ड की, उसके अनुसार इंपीरियल गजेटियर पुस्तक है, उसके अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। तो स्पीति का जो क्षेत्रफल बताया गया है 2155 वर्ग मील है और इस तरह स्पीति की जो जनसंख्या है 7000 कुछ है, वो प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है, यानी कि 1 वर्ग मील में 4 लोग ही रह रहे हैं। तो 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम था। तो देखो बच्चों कितनी कम वहाँ की जनसंख्या है, क्योंकि वो बहुत दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ ऐसी ही बनी हुई है। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला था। लाहौल स्पीति का जो प्रशासन यानी शासन करने का जो तरीका था वो अंग्रेजों के राज से भारत को जस का तस यानी जो का त्यों मिला था। जैसे ब्रिटिश भी वहां ज्यादा पहुंच नहीं पाए, अंग्रेज भी जैसा वहां राज चल रहा था वैसा का वैसा राज ही स्वतंत्र भारत को प्राप्त हुआ। अंग्रेजों का ये 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। और अंग्रेजों को लाहौल स्पीति किसके जरिए मिला, कश्मीर, जब ये कश्मीर मंडल में था और 1846 में कश्मीर के राजा जो गुलाब सिंह थे जरिए मतलब द्वारा, उनके द्वारा ये अंग्रेजों को प्राप्त हुआ स्पीति का शासन। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। देखो बच्चों सन 1846 में जो लाहौल स्पीति का जो राज था मतलब जो शासन चल रहा था वो कश्मीर मंडल यानी कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के पास था। तो जब अंग्रेज यहाँ आए और उन्होंने हर जगह जो अपना राज जमाया तो वो कश्मीर तक जब पहुंच गए तो कश्मीर के राजा गुलाब सिंह थे, उन्होंने स्पीति का राज उनको सौंप दिया। और अंग्रेज क्या करते थे, स्पीति के रास्ते वो कहाँ जाते थे, पश्चिमी तिब्बत में। कहाँ जाते थे, स्पीति का रास्ता जो पश्चिमी तिब्बत में खुलता है वहाँ ऊन वाला क्षेत्र यानी वहाँ बहुत सारे वो जो ऊन देने वाली भेड़ें जो होती है, इसके अलावा जो याक होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं ऊपर तिब्बत में। तो ऊन वाले क्षेत्र में क्या है, अंग्रेज लोग प्रवेश चाहते थे। उस प्रवेश कहाँ से वो रास्ता था, वो रास्ता स्पीति से था। तो राजा गुलाब सिंह ने उनको यह रास्ता बताया और स्पीति अंग्रेजों को सौंप दिया। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। तिब्बत जो देश है एक अलग से, उसमें क्या है अंग्रेजों के दूरगामी हित यानी आगे होने वाले लाभ भी थे, इसलिए उन्होंने स्पीति से जाने का रास्ता अंग्रेजों ने चुना।
तो देखो बच्चों, जो भी हो में यानी कि किस तरीके से जो स्पीति अंग्रेजों के हक में आया और किसने उसको अंग्रेजों को दिया, वो जो भी था वो निकल गया। लेकिन सन 1846 में कुल्लू, लाहुल, स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए। पहले सुप्रीटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में वो कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए। यानी कि अंग्रेजों के अधीन जब स्पीति आया तो कुल्लू भी और लाहुल भी, ये सब किसके, स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आ गए। यानी कुल्लू जो हिमाचल प्रदेश का है और लाहुल स्पीति जो क्या था पहले कश्मीर में था, वो सब क्या हुए, ब्रिटिश अधीनता में आ गए, यानी अंग्रेजों के राज में आ गए। पहले सुप्रीटेंडेंट के अधीन थे, यानी अंग्रेजों का सुप्रीटेंडेंट वहां बैठा करता था। और फिर 1847 में भी कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए। कांगड़ा भी हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, उसमें शरीक करना यानी शामिल कर दिया गया। किस किस को, कुल्लू को, लाहुल स्पीति को, इनको कहां कर दिया गया, कांगड़ा जिले में मिला दिया गया। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। जब स्पीति लद्दाख मंडल में था, देखो बच्चों, स्पीति कभी लद्दाख मंडल में, कभी कश्मीर मंडल में, कभी हिमाचल मंडल में, कभी कुल्लू मंडल में, यानी ये घूमता फिरता रहा, लेकिन अपनी जगह पर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ये टिका रहा। तो जब ये लद्दाख मंडल में था, उन दिनों में स्पीति का शासन एक नोनो के द्वारा चलाया जाता था। नोनो क्या होते हैं बच्चों, अंग्रेजों के द्वारा एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, वो द्वितीय श्रेणी का एक मजिस्ट्रेट होता है। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नोनो कार्य करता था। जब लद्दाख मंडल में था स्पीति, तब भी वहां एक नोनो शासन चलाता था यहाँ। और जब ब्रिटिश भारत में कुल्लू के अधीन जब ये आया, जब ब्रिटिश भारत हो गया यानी अंग्रेजों का शासन भारत में हो गया, तब क्या किया, इसको स्पीति को कुल्लू के अधीन कर दिया गया। तो वहाँ कुल्लू के जो असिस्टेंट कमिश्नर थे, उनके समर्थन से यहाँ भी एक नैनो यानी द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट यहाँ शासन करता रहा या कार्य करता रहा। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे, राजा नहीं तो दमयंती जी को रानी मानते हैं। देखो बच्चों, ये एक छोटी सी कहावत है, दमयंती जी को रानी मानना। देखो क्या हुआ था, जब ये लद्दाख मंडल में आया स्पीति, तो यहाँ का शासन एक नोनो के द्वारा चलाया जाता था। नोनो अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि हुआ करता था। और जब ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के मतलब जब ब्रिटिश भारत आया और ब्रिटिश भारत में कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर जो थे, उनके समर्थन से ये नोनो कार्य करता रहा। ये जो नोनो था, ये मतलब द्वितीय दर्जे का मजिस्ट्रेट था, ये कार्य करता रहा और इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था। लेकिन स्पीति के लोग इस नोनो को अपना राजा मानते थे, क्योंकि यही वहाँ कार्य करता था, यही वहाँ रहा करता था। और राजा नहीं तो दमयंती जी को रानी मानते थे। या इसको राजा मान लो या इसको रानी मान लो, कुछ भी मान लो। जो कुछ था स्पीति के लोगों के लिए नोनो ही सब कुछ था, जो कि एक अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। तो बच्चों, आज हमने स्पीति में बारिश इसको कुछ पढ़ा, इसके अलावा हमने लेखक का परिचय जाना, साथ ही हमने पाठ का परिचय जाना और स्पीति में बारिश के बारे में पढ़ा। ये एक यात्रा वृत्तांत है बच्चों, इसको पढ़ने में बहुत रुचिकर लगता है। हम इसका अगला भाग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।